हेलो फ्रेंड्स। राधे राधे। कैसे हो आप सभी? आज की हमारी क्लास रहेगी फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री की, और इसमें हम डिस्कस करेंगे एंटीबायोटिक के बारे में। मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि जो भी सब्जेक्ट हम लेके चलेंगे और उस सब्जेक्ट में जो भी टॉपिक हम लेके चलेंगे वो टॉपिक हम एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से लेके चलेंगे कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कौन सा टॉपिक कितना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अभी एग्जाम के टाइमिंग 2 मंथ ही बचे हैं। तो 2 मंथ के अकॉर्डिंग हम पहले है ना उन्हीं चैप्टर को डिस्कस करेंगे जिनका वेटेज ज्यादा रहता है, जो कि एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। तो बस आप तो क्लास लो, स्टार्टिंग से लास्ट तक क्लास जरूर देखना। इतनी लंबी क्लास नहीं है, छोटी सी हमारी क्लास होगी और छोटी सी क्लास के अंदर इम्पोर्टेंट सा टॉपिक आपको क्लियर हो जाएगा। और बस 15 से 20 मिनट की मेहनत के अंदर स्टार्टिंग से लास्ट तक देख करके, एक क्लास देख करके आप है ना पास हो सकते हो। तो हम वही कंटेंट उठा रहे हैं पहले, जो कि इम्पोर्टेंट है, वही वही चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं। तो बस शर्त एक है कि जब तक क्लास कंप्लीट नहीं होती आप स्टार्टिंग से लास्ट तक देखो, उसके बाद में है ना आपका ये टॉपिक जरूर क्लियर होगा, ये गारंटी है। ठीक है, तो आज हम डिस्कस करेंगे फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री के अंदर एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक क्या है? एक ऐसा चैप्टर है जिसमें से हर साल देखा जाता है कि एग्जाम में कोई ना कोई क्वेश्चन पुटअप होता है। या तो होगा रेसिस्टेंट एंटीबायोटिक, रेसिस्टेंस से क्वेश्चन आता है, या फिर क्या है क्लासिफिकेशन एंटीबायोटिक का मोस्टली पूछा जाता है, या फिर किसी एंटीबायोटिक का यूज पूछ लेगा, या फिर कोई एंटीबायोटिक के इंडिकेशन कॉन्ट्रा इंडिकेशन पूछ लेगा, या कौन सा एंटीबायोटिक कब आया था। मतलब एंटीबायोटिक से एक एक नंबर के, 3 3 नंबर के और 5 5 नंबर के क्वेश्चन क्या है पुटअप होते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, एक बार हम कंटेंट स्टार्ट करते हैं उससे पहले मैं ट्राई करता हूँ कि आप लोग है ना एक बार थ्योरेटिकल पोर्शन पे ना जा करके ऐसे नॉर्मल वे में उस चीज को समझो, सीखो। तो मेरा मतलब ये है कि एंटीबायोटिक की डेफिनेशन पढ़ने से पहले एक बार आप थोड़ा सा वैसे भी समझो कि एंटीबायोटिक क्या होते हैं। तो एंटीबायोटिक भी क्या होते हैं? केमिकल सब्सटेंस होते हैं जिनको हम किससे प्रिपेयर करते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ही प्रिपेयर करते हैं। और माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, उनके अगेंस्ट वर्क करते हैं। समझो कि कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जैसे कि मान लो कोरोना टाइम पे अभी जो कोरोना आया था सार्स कोव 2, जिसका पॉजिटिव एजेंट था कोरोना का। तो कोरोना के लिए जो वैक्सीन बनाई गई है वो वैक्सीन कहाँ से बनाई है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ही बनाई होगी वैक्सीन। मतलब कोरोना का जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसी से वो वैक्सीन बनाई है। उसको उसका जो इफेक्ट है, डिजीज क्रिएट करने का जो इफेक्ट था उस कोरोना के अंदर, उसको किल कर दिया, इनएक्टिवेट कर दिया, फिर बॉडी में एडमिनिस्टर करवाया वैक्सीन बना के, जिससे कि फिर क्या होगा, वो अपने जैसा कोई भी एंटीजन दोबारा बॉडी में एंटर करेगा तो पहचान लेगा, फिर उसको ठीक करेगा। मेरे कहने का मतलब ये है कि जो एंटीबायोटिक है, जिस डिजीज के लिए जो एंटीबायोटिक बना रहे हैं, और वो डिजीज जिस माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से होती है, उसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म से हम एंटीबायोटिक बनाते हैं। बस उसके डिजीज करने की जो कैपेसिटी होती है उसको कम कर देते हैं, इनएक्टिव कर देते हैं, या फिर क्या करते हैं, हम किल कर देते हैं। तो जो एंटीबायोटिक है वो क्या होते हैं? केमिकल सब्सटेंस हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बनाए जाते हैं, और ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ट्रीटमेंट के लिए काम में लेंगे जो डिजीज करने की कैपेसिटी रखते हैं। तो आपको इतना पढ़ना है कि केमिकल सब्सटेंस होते हैं एंटीबायोटिक, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ऑब्टेंड करते हैं और वर्क करते हैं किसके अगेंस्ट? ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अगेंस्ट वर्क करते हैं जो शरीर को बीमार कर सकते हैं, डिजीज क्रिएट करने की कैपेसिटी रखते हैं। पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म बोलते हैं, जो कि बॉडी को सफरिंग प्रोवाइड करवा सके, बॉडी जिससे सफर होती है, बीमार हो जाती है बॉडी, जो बॉडी के में हार्मफुल इफेक्ट शो करते हैं या फिर डिजीज करने की कैपेसिटी रखते हैं। तो मेरे को उम्मीद है एक बार आपको थोड़ा सा ओवरव्यू समझ में आ गया होगा कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म से एंटीबायोटिक बनाते हैं, और ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए बनाते हैं जो डिजीज क्रिएट करते हैं। तो अब देखो हम चलते हैं डेफिनेशन की ओर। एंटीबायोटिक्स आर केमिकल सब्सटेंसेस प्रोड्यूस्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इतना मैंने बता दिया है। उसके बाद में प्रिपेयर्ड सिंथेटिकली एंड किल बैक्टीरियल और स्टॉप क्लियर ग्रोथ। अब जो एंटीबायोटिक हैं, केमिकल सब्सटेंस होते हैं, सिंथेटिक या आर्टिफिशियल तरीके से हम इनको क्या करते हैं? बनाते हैं। अब देखो एंटीबायोटिक में दो इफेक्ट शो करेंगे एंटीबायोटिक। एक तो क्या करेंगे कि मान लो कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, उसकी ग्रोथ को रोक देंगे। तो ग्रोथ को रोकेंगे, इफेक्ट इज नोन एज स्टैटिक। जो एंटीबायोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, जिस माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से डिजीज हो रही है, उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल कर रहे हैं, उनको उनके पीछे तो नाम लगेगा साइडल। मतलब उनको क्या बोलेंगे? बैक्टीरियो साइडल। और जो किल नहीं करेंगे, ग्रोथ को रोकेंगे,
बीमारी होने से रोकेंगे, डिजीज को क्रिएट होने से रोकेंगे, बचाएंगे, उनको क्या बोलेंगे? बैक्टीरियो स्टैटिक बोलेंगे। तो देखो, बैक्टीरियो स्टैटिक, बैक्टीरियोसाइडल, जो बैक्टीरिया को किल करते हैं, और ग्रोथ को रोकेंगे तो उनको क्या बोलेंगे? बैक्टीरियो स्टैटिक बोलेंगे। अब देखो, समझने वाली चीज क्या है यहाँ पे, दे आर यूज्ड ओनली फॉर बैक्टीरियल इन्फेक्शन एंड आर नॉट इफेक्टिव अगेंस्ट वायरल डिजीज। अब जो एंटीबायोटिक हैं, उनका यूज सिर्फ और सिर्फ हम बैक्टीरिया की वजह से जो इन्फेक्शन होता है उसके लिए करते हैं। एंटीबायोटिक का यूज हम वायरल डिजीज के लिए नहीं कर सकते। जैसे कि मान लो कोई कोल्ड हो गई है, कोई जुकाम है, कोई नॉर्मल वायरल डिजीज है जो वायरसेस की वगैरह वजह से होती है, उनके लिए एंटीबायोटिक प्रीफर नहीं है। एंटीबायोटिक किसके लिए प्रीफर है, किसके लिए यूज करते हैं हम एंटीबायोटिक? ओनली इन्फेक्शियस जो डिजीज है, मतलब ऐसी डिजीज जो इन्फेक्शन की वजह से होती है, इन्फेक्शन के स्प्रेड होने की वजह से होती हैं, फैलती हैं, उनके लिए हम एंटीबायोटिक काम में लेते हैं। उसके बाद में देखो, फर्स्ट एंटीबायोटिक कौन सा था? जब भी एंटीबायोटिक का नाम आएगा, जिक्र होगा, तो आपको ये जरूर जरूर पता होना चाहिए कि पहला एंटीबायोटिक कौन सा था, कब उसका प्रिपरेशन किया गया, बनाया गया, और किसने बनाया था। तो पहला एंटीबायोटिक कौन सा था? पेनिसिलिन था। किसने डिस्कवर किया? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने डिस्कवर किया था। कब किया था? 1928 के अंदर। इट वाज द फर्स्ट एंटीबायोटिक। मतलब जो पेनिसिलिन है, पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? पेनिसिलिन है, पेनिसिलिन को आइडेंटिफाई किसने किया था? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। कब किया था? 1928 के अंदर किया था। जो पेनिसिलिन था वो क्या था? फर्स्ट एंटीबायोटिक था। किसके लिए यूज किया गया था? यूज टू ट्रीटेड बैक्टीरियल इन्फेक्शन, कि बैक्टीरिया की वजह से कोई भी इन्फेक्शन फैलता है, स्प्रेड होता है, उसके लिए 1928 के अंदर पहला एंटीबायोटिक बनाया गया था, जो कि अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने बनाया था, बैक्टीरियल इन्फेक्शन को प्रिवेंट करने के लिए, रोकने के लिए, ठीक करने के लिए। अब हम बात करते हैं मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, कि जितने भी जो एंटीबायोटिक हैं वो अपना इफेक्ट कैसे शो करते हैं। वो मैं पहले आपको बता चुका कि दो टाइप से शो करेंगे, या तो बैक्टीरिया को किल करके, या फिर बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोक के, कि जो डिजीज करने, क्रिएट करने की जो कैपेसिटी है बैक्टीरिया के अंदर, कि शरीर को बीमार करने की कैपेसिटी है, उसको रोक के या फिर उसको किल करके। तो पहला इफेक्ट है बैक्टीरियोसाइडल। अगर पीछे साइडल लगा है, इसका मतलब है कि किल करते हैं बैक्टीरिया को। स्टैटिक लगा है, इसका मतलब है किल नहीं करेंगे, ओनली ग्रोथ को रोकेंगे। तो पहला मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है? बैक्टीरिया का किल करके। तो ऐसे किल डायरेक्ट बैक्टीरिया डायरेक्टली। तो बैक्टीरियोसाइडल वो एंटीबायोटिक होते हैं जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म को डायरेक्ट किल करते हैं और बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं, इन्फेक्शन से बचाते हैं। तो एग्जाम्पल क्या क्या है, कौन कौन से एंटीबायोटिक हैं जो डायरेक्ट किल करते हैं? पेनिसिलिन जी, अमोक्सिसिलिन, क्लोक्सासिलिन और स्ट्रेप्टोमाइसिन। इसको आप याद करते हो टैक्स, PACS, पेनिसिलिन, अमोक्सिसिलिन, क्लोक्सासिलिन और स्ट्रेप्टोमाइसिन। ये चार एंटीबायोटिक ऐसे हैं जो डायरेक्टली क्या करते हैं? किल करते हैं। उसके बाद में दूसरी बात करते हैं हम, स्टैटिक एंटीबायोटिक कौन से होते हैं? एंटीबायोटिक दैट आर स्टॉप बैक्टीरियल ग्रोथ, ये किल नहीं करते बैक्टीरिया को, ओनली उसकी ग्रोथ को रोकते हैं। वो कौन सा इफेक्ट होगा? स्टैटिक इफेक्ट होगा। एग्जाम्पल क्या क्या है इसके? एग्जाम्पल इसमें आप कैसे याद रखोगे? अगर मैं, वैसे तो मैं हर किसी की ट्रिक ट्रिक बनाता नहीं हूँ, क्योंकि ट्रिक में फिर वैसे कंफ्यूजन होगा कि आप कौन सा लिखोगे, कौन से नहीं लिखोगे, तो इसकी मैं ट्रिक नहीं बनाऊंगा। आप ऐसे याद कर लेना, डी के बाद ई आता है, और डी, ई, डी से और ई से पहले ए बी सी आते हैं, और बी यहाँ पे है नहीं, यहाँ पे ए सी सी है बस। तो डॉक्सीसाइक्लिन, इरिथ्रोमाइसिन, एजिथ्रोमाइसिन, क्लोरामफेनिकोल और क्लिंडामाइसिन, ये ऐसे एंटीबायोटिक हैं जो बैक्टीरिया को मारते नहीं है, किल नहीं करते, उनकी ग्रोथ को रोकते हैं, डिजीज क्रिएट करने की जो कैपेसिटी है उसको सप्रेस करते हैं। ओके। उसके बाद में भाई, हम सिर्फ क्लासिफिकेशन ही नहीं पढ़ेंगे। क्लासिफिकेशन तो आप वैसे भी पढ़ लेते हो, क्लासों के अंदर पढ़ लोगे, जो भी क्लासिफिकेशन है नॉर्मल वैसे याद कर लोगे, रट लोगे। लेकिन मेरा हमेशा से ये रहता है कि आप लोग क्लासिफिकेशन के साथ साथ एक एक नंबर के क्वेश्चन भी पुटअप करो। जैसे कि आज हम एंटीबायोटिक पढ़ रहे हैं ना, तो इस एंटीबायोटिक में हम ये भी ट्राई करेंगे कि कौन सा एंटीबायोटिक का क्या यूज है। सारी डिटेल में नहीं पढ़ पाते तो इतना तो एटलीस्ट कर सकते हो कि मेन मेन यूज तो पढ़ ही सकते हो हर एंटीबायोटिक का, तभी तो एक एक नंबर के क्वेश्चन क्लियर होंगे। तो आ जाओ, अभी हम पढ़ते हैं अब क्लासिफिकेशन ऑफ एंटीबायोटिक। तो एंटीबायोटिक की क्लासिफिकेशन में फर्स्ट क्लासिफिकेशन करते हैं हम कौन सा? बिटा लैक्टम एंटीबायोटिक। तो बिटा लैक्टम एंटीबायोटिक कौन से एंटीबायोटिक होंगे? बिटा लैक्टम एंटीबायोटिक होंगे पेनिसिलिन वाले।
अब देखो फर्स्ट कैटेगरी में आता है पेनिसिलिन, बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक। तो बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक कौन कौन से होंगे? पेनिसिलिन जी, पेनिसिलिन बी, अमोक्सिसिलिन, क्लोक्सासिलिन, जिनके पीछे सफिक्स सिलिन लगेगा। मैंने सारे एग्जाम्पल नहीं लिखे हैं क्योंकि फिर अगर मैं सारे एग्जाम्पल लिखता तो आप क्या हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। तो जिनके पीछे सफिक्स सिलिन लगेगा वो सारे क्या है, पेनिसिलिन के ही हैं और बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक होंगे। जैसे कि पेनिसिलिन जी, पेनिसिलिन कैटेगरी में तो पेनिसिलिन जी तो हो गई, पेनिसिलिन वी, फिर उसके बाद में अमोक्सिसिलिन, क्लोक्सासिलिन, डाइक्लोक्सासिलिन, सिलिन सिलिन, जिनके पीछे भी लगेगा वो सारे के सारे बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक होंगे। ऐसे याद कर लेना, बीटा मतलब बी, बी के बाद में आता है सी, सी मीन्स जिनके पीछे सिलिन लगेगा वो सारे कौन से हैं, बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक है। चलो अब हम देखते हैं पेनिसिलिन का यूज कहाँ होता है। निमोनिया के लिए और सिफिलिस के लिए। सिफिलिस क्या है? एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है कि जब सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है कौन सी, सिफिलिस की ड्यूरिंग सेक्स के दौरान फैलती है ये वाली डिजीज सिफिलिस। तो निमोनिया और सिफिलिस है, उसके ट्रीटमेंट के लिए कौन सा एंटीबायोटिक काम में लेंगे, पेनिसिलिन। बढ़िया है ना, आपके साथ साथ यूज भी तो याद हो रहे हैं, पेनिसिलिन किस काम आता है थोड़ा बहुत पता होना चाहिए भैया, फार्मासिस्ट बनोगे आगे जाके कि पेनिसिलिन का क्या यूज है, निमोनिया और सिफिलिस के ट्रीटमेंट के लिए लेते हैं। ओके, पेनिसिलिन के बाद आता है अमोक्सासिलिन। अमोक्सासिलिन मतलब एम्पिलोक्स एलडी के जो कैप्सूल्स आते हैं, पोटेशियम क्लेविनेट प्लस अमोक्सिसिलिन, अमोक्सिक्लेव, आपने नाम सुना होगा। उसका यूज कहाँ करते हैं हम, कि जैसे मान लो कोई इन्फेक्शन हो गया, ईयर में इन्फेक्शन हो गया जिसकी वजह से ईयर के अंदर मवाद आने लग जाती है, कान बहने लग जाता है, गले के अंदर इन्फेक्शन हो गया, चेस्ट के अंदर इन्फेक्शन हो गया, कि कान ईयर के अंदर, गले के अंदर, चेस्ट के अंदर इन्फेक्शन हो गया, तो उसके लिए कौन सा एंटीबायोटिक यूज में लेंगे, अमोक्सिसिलिन। और अगर स्किन और बोन से रिलेटेड इन्फेक्शन है, स्किन और बोन से रिलेटेड, तो उसके लिए कौन सा एंटीबायोटिक यूजेबल होगा, क्लोक्सासिलिन। ओके, अब हमारा पहला एंटीबायोटिक क्लियर हो गया, पेनिसिलिन और बीटालैक्टम, जिसमें तीन पढ़े, तीनों के आपको यूज याद हो गए कि निमोनिया और सिफिलिस जो सेक्स की वजह से होने वाली डिजीज है ड्यूरिंग कोइटस, तो पेनिसिलिन जी काम में लेंगे, कान में और थ्रोट के अंदर, गले में और चेस्ट के अंदर अगर इन्फेक्शन होगा तो उसके लिए अमोक्सिसिलिन, अमोक्सिक्लेव भी बोलते हैं इसको, क्लोक्सासिलिन स्किन इन एंड बोन के इन्फेक्शन के लिए। उसके बाद आते हैं हम कौन से, एमिनोग्लाइकोसाइड। अब एमिनोग्लाइकोसाइड्स को आपको कैसे याद रखना है, जिसके पीछे माइसिन लगेगा। अब माइसिन भी दो टाइप का होता है, एक तो थ्रो के साथ माइसिन लगे जैसे कि एजिथ्रोमाइसिन, रोगजिथ्रोमाइसिन, इरिथ्रोमाइसिन, और एक सीधा माइसिन लगे जैसे कि कानामाइसिन, जेंटामाइसिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन। ये कौन से होंगे, एमिनोग्लाइकोसाइड। जिसके साथ थ्रो नहीं लगेगा वो तो होंगे एमिनो, और जिसके साथ थ्रो लग जाएगा वो कौन से होंगे, मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक होंगे। तो एमिनोग्लाइकोसाइड का एग्जाम्पल है स्ट्रेप्टोमाइसिन। और स्ट्रेप्टोमाइसिन, स्ट्रेप्टो जिसमें टी आ रहा है, टी फॉर टीबी, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस की, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस जो डिजीज है जो बैक्टीरिया की वजह से होती है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस की वजह से टीबी होती है। और जो प्लेग है, प्लेग जो कि माइस की, रैट की वजह से होता है, चूहों से फैलता है, उसके ट्रीटमेंट के लिए कौन सा काम में लेंगे एंटीबायोटिक, स्ट्रेप्टोमाइसिन लेंगे। इसमें स्ट्रेप्टोमाइसिन नहीं, कानामाइसिन, जेंटामाइसिन, अमीकासिन, ये वाले एंटीबायोटिक भी सारे इसी में आएंगे। बस याद कैसे करना है, जिसके पीछे माइसिन लगेगा और थ्रो नहीं लग रहा वो तो एमिनोग्लाइकोसाइड्स हैं, और जिनके साथ थ्रो भी लग रहा है, माइसिन भी लग रहा है, वो कौन से हैं, मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक होंगे। अब बात करते हैं नेक्स्ट, मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक। अभी अभी मैंने बताया थ्रो लग रहा है, एजिथ्रोमाइसिन, रोगजिथ्रोमाइसिन, एजिथ्रोमाइसिन, इरिथ्रोमाइसिन, रोगजिथ्रोमाइसिन, क्लेरिथ्रोमाइसिन, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। अब इरिथ्रोमाइसिन क्या है, कि स्किन के ऊपर जो फुंसियां वगैरह हो जाती है उनके लिए काम में लेते हैं इरिथ्रोमाइसिन को। उसके साथ साथ इरिथ्रोमाइसिन का क्या यूज है, रेस्पिरेटरी, स्किन इन्फेक्शन और कफ, कफ को ठीक करने के लिए, रेस्पिरेटरी जो ट्रैक्ट है वहां पे इन्फेक्शन हो जाए, या फिर स्किन से रिलेटेड इन्फेक्शन है वहां पे इरिथ्रोमाइसिन एंटीबायोटिक का यूज करेंगे। एजिथ्रोमाइसिन तो आपको नॉर्मल पता होगा, थोड़ी बहुत ड्रग के बारे में तो आप भी जानते होगे। एजिथ्रोमाइसिन चेस्ट के अंदर, ईयर के अंदर और गले में जब इन्फेक्शन होता है तो उसके ट्रीटमेंट के लिए हम एजिथ्रोमाइसिन टेबलेट का यूज करते हैं। ओके, तो एजिथ्रोमाइसिन हो गया। बस आपको इतना याद रखना है कि
एमिनोग्लाइकोसाइड और मैक्रोलाइड में दोनों में पीछे सफिक्स क्या लगेगा, सीन लगेगा, लेकिन एक में सफिक्स सीन के साथ थ्रो आएगा तो मैक्रोलाइड है, जिसमें आर आ रहा है, आर आ रहा है, थ्रो आ रहा है, वो तो मैक्रोलाइड है। जिसमें थ्रो नहीं लग रहा, सीधा ही माइसिन लग रहा है, वो कौन से होंगे, एमिनोग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक होंगे। उसके बाद में हम बात करते हैं टेट्रासाइक्लिन। टेट्रासाइक्लिन पढ़ने से पहले भी थोड़ा सा आप और समझो, ऐसे कौन से ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक कौन से हैं जिनका सबसे ज्यादा यूज होता है, जिनके पास कैपेसिटी सबसे ज्यादा पोटेंसी होती है, उनको बोलते हैं ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक। ये अपनी कैटेगरी के अंदर सबसे पावरफुल वो ड्रग होंगी। तो कौन कौन से एंटीबायोटिक ब्रॉड स्पेक्ट्रम है, टेट्रासाइक्लिन, टेट्रासाइक्लिन और क्लोरमफेनिकोल। क्लोरमफेनिकोल और टेट्रासाइक्लिन दोनों क्या है, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है। याद रखना, अगर क्वेश्चन आ जाए, राइट द एग्जांपल ऑफ ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक टेट्रासाइक्लिन और क्लोरमफेनिकोल। तो टेट्रासाइक्लिन में कौन कौन सी ड्रग आएंगी, साइक्लिन, नाम से पता चला जिसके पीछे साइक्लिन लगेगा वो टेट्रासाइक्लिन में आएंगी। डॉक्सीसाइक्लिन, मिनोसाइक्लिन। अब डॉक्सीसाइक्लिन का क्या यूज है, एक्ने, फेस वगैरह के ऊपर पिंपल्स हो जाते हैं, एम एम और एक्ने हो जाते हैं, उनके लिए डॉक्सीसाइक्लिन। टाइफाइड के लिए, मलेरिया के लिए, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन के लिए। थोड़ा सा आप इतना भी देखना कि ऊपर वाली ड्रग में रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन लमसम सभी में है। अलग ड्रग मैं हर बार बोलता हूँ कि जो चीज अलग है ना वो पढ़नी है, जो सेम सेम है उनको तो बस ऐसे याद रखो कि इन इन चीजों का या फिर इन इन ड्रग का या कोई भी कोई टॉपिक है, कोई भी सब्जेक्ट है, उसमें इन इन जो मटेरियल है इनका ये वाला कंटेंट सेम होगा, ये अलग होगा। आप अलग को पढ़ लोगे ना तो सेम वाले ऑटोमेटिक याद हो जाएंगे। जैसे कि यहाँ भी देखो रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन है, थ्रोट चेस्ट है, वहां भी रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन है। अब डॉक्सीसाइक्लिन में यहाँ पे रेस्पिरेटरी नहीं है, मलेरिया है, और रेस्पिरेटरी के साथ मलेरिया, टाइफाइड, एक्ने, ऐसी वाले डिजीजेज है, इनके ट्रीटमेंट के लिए कौन से आएंगी, साइक्लिन वाली ड्रग आएंगी। मिससेलेनियस, मिससेलेनियस का मतलब होता है कि बच्चे कुछ और एंटीबायोटिक। तो बच्चे कुछ और एंटीबायोटिक कौन से होंगे, क्लोरमफेनिकोल और क्लिंडामाइसिन। ऐसे याद कर लेना भाई कि लास्ट में कौन से हैं, डबल सी वाले, डबल सी, क्लोरमफेनिकोल, क्लिंडामाइसिन। क्लोरमफेनिकोल का यूज किसके लिए करते हैं, टाइफाइड फीवर के लिए करेंगे। क्लिंडामाइसिन ये देखो नया आ गया, वो सारे सेम नहीं है। डेंटल, बोन एंड स्किन इन्फेक्शन, दांतों के इन्फेक्शन के लिए, स्किन के इन्फेक्शन के लिए, और उसके लिए बोन के इन्फेक्शन के लिए कौन सी ड्रग काम में लेंगे, क्लिंडामाइसिन ड्रग काम में लेंगे। आ जाओ भाई, अब देखो जितने भी एंटीबायोटिक हैं, हर एंटीबायोटिक का, कुछ एंटीबायोटिक ऐसे हैं जिनका सेम क्या होगा, साइड इफेक्ट होगा, कुछ एंटीबायोटिक ऐसे हैं जिनका अलग साइड इफेक्ट होगा। लेकिन सारे एंटीबायोटिक का मिलाकर बात करें, एक साथ इंक्लूडेड करके, तो मोस्टली ऐसे कौन कौन से साइड इफेक्ट हैं कि लमसम सभी एंटीबायोटिक के साइड इफेक्ट है। तो हम देखते हैं मोस्टली साइड इफेक्ट कौन कौन से होते हैं एंटीबायोटिक की वजह से। एलर्जी, एलर्जी हो सकती है कि जैसे मान लो पेनिसिलिन है, पेनिसिलिन किसी की बॉडी पे सूट करता है, किसी की बॉडी पे सूट नहीं करता। नोजिया, जी मिचलाना, वोमिटिंग होना, डायरिया होना, स्किन रैशेज होना, कि किसी की बॉडी क्या है कि टोलरेट टोलरेट करने की कैपेसिटी ज्यादा है, सहन करने की, तो उनको अगर आप ज्यादा अमाउंट में भी डोज का हाई डोज प्रोवाइड करवा दोगे तो भी क्या कोई बॉडी पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा। कुछ पर्सन ऐसे होते हैं जिनकी टोलरेबिलिटी कम होती है, सहन करने की कैपेसिटी, तो ड्रग का थोड़ा सा अमाउंट देने पर सेकेंडरी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, जैसे कि जी मिचलाना, वोमिटिंग होना, डायरिया होना और स्किन रेसेस होना। तो भाई आज का हमारा टॉपिक था एंटीबायोटिक। एक बार अब हम क्या करेंगे, एक एक नंबर के क्वेश्चन देखेंगे जो कि हर क्लास में हम करते हैं। एंटीबायोटिक क्या होते हैं, केमिकल सब्सटेंस होते हैं जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को क्या करते हैं, किल करते हैं या फिर रोकते हैं, बॉडी को बचाते हैं डिजीज होने से। इतना याद रखना है, एंटीबायोटिक्स आर केमिकल सब्सटेंसेज यूज्ड फॉर स्टॉप एंड किल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, पहला एंटीबायोटिक कौन सा था, एक नंबर का क्वेश्चन। पहला एंटीबायोटिक कौन सा था, पेनिसिलिन। किसने की थी पेनिसिलिन की खोज, किसने डिस्कवर किया था पेनिसिलिन को, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। और पेनिसिलिन का क्या यूज था उस टाइम पे, बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ठीक करना। मैकेनिज्म एंटीबायोटिक कौन से दो है मैकेनिज्म पे काम करेगा, या तो साइडल इफेक्ट शो करेगा या स्टैटिक, या तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करके प्रिवेंट करेगा, इन्फेक्शन को रोकेगा, या फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को रोकेगा, किल नहीं करेगा। ग्रोथ रोकेगा नोन एज स्टैटिक, साइडल मतलब मार देगा। उसके बाद में देखो पेनिसिलिन, पेनिसिलिन किस काम में आता है, सिफिलिस और निमोनिया में। अमोक्सिसिलिन किस काम में आता है, ईयर इन्फेक्शन में, थ्रोट इन्फेक्शन में और चेस्ट इन्फेक्शन में। क्लोक्सासिलिन स्किन एंड बोन इन्फेक्शन में। और स्किन और बोन इन्फेक्शन में ऐसे कंपेयर करके पढ़ना है, स्किन और बोन इन्फेक्शन में और कौन सी ड्रग है,
क्लिंडामाइसिन, सी फॉर क्लोक्सासिलिन और सी फॉर ही क्लिंडामाइसिन। मतलब सी वाली ड्रग का एक का एग्जांपल आप याद कर लोगे, दूसरा ऑटोमेटिक याद हो जाएगा कि इसका क्या यूज है। क्लोक्सासिलिन स्किन एंड बोन इन्फेक्शन। उसके बाद में एमिनोग्लाइकोसाइड टेट्रा स्ट्रेप्टोमाइसिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन टी आ रहा है तो मतलब टीबी के लिए, और टीबी के साथ प्लेग के लिए। मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक, ये मैंने बता दिया कि थ्रो के साथ माइसिन आएगा वो मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक है, और अकेला माइसिन आ रहा है थ्रो नहीं आ रहा वो कौन से होंगे, एमिनोग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक। रेस्पिरेटरी स्किन इन्फेक्शन और कफ के लिए टेट्रासाइक्लिन। अब याद करोगे टेट्रासाइक्लिन के साथ मोस्टली कौन सा साइड इफेक्ट होता है, ऐसी कौन सी ड्रग है जिस जो मतलब अपने दांत है ना, दांतों के ऊपर येलो कलर की लेयर बन जाती है, वो कौन से एंटीबायोटिक का साइड इफेक्ट है, टेट्रासाइक्लिन का साइड इफेक्ट है। और क्या याद करना है टेट्रासाइक्लिन को लेकर कि ऐसा कौन सा एंटीबायोटिक है जो प्रेगनेंसी में नहीं दे सकते, तो कौन सा एंटीबायोटिक है, टेट्रासाइक्लिन। और वो सारी ड्रग जो प्रेगनेंसी में नहीं दे सकते टेराटोजेनिक ड्रग बोलते हैं, जिसकी वजह से क्या हो सकता है कि जो बेबी होने वाला बेबी है उसमें किसी भी टाइप की एबनॉर्मेलिटी हो सकती है, ठीक है, उसकी ग्रोथ रिटार्ड हो सकती है, ग्रोथ में कोई इफेक्ट पड़ सकता है, ठीक है, तो उनको बोलते हैं टेराटोजेनिक ड्रग। तो टेट्रासाइक्लिन को प्रेगनेंसी में नहीं देते। टेट्रासाइक्लिन के साथ में क्या होता है, दांतों के ऊपर स्टेन बन जाता है, और मिल्क के साथ में भी टेट्रासाइक्लिन को अवॉइड करते हैं, मिल्क के साथ कभी भी टेट्रासाइक्लिन को नहीं देते हैं। अब इसमें देखो डोक्सीसाइक्लिन और मिनोसाइक्लिन, यहाँ पे साइक्लिन लगा है, इनके पीछे साइक्लिन, वही एग्जाम्पल है स्किन और रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन ये वाला, एक्ने टाइफाइड इनके लिए मिनोसाइक्लिन, मिससेलेनियस क्लोरामफेनिकोल और क्लिंडामाइसिन टाइफाइड के लिए, और डेंटल बोन एंड स्किन इन्फेक्शन के लिए। ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक पूछे टेट्रासाइक्लिन और क्लोरामफेनिकोल, ऐसी कौन सी ड्रग है जो प्रेगनेंसी में नहीं दे सकते, टेट्रासाइक्लिन। तो नहीं दे सकते, ये टेराटोजेनिक ड्रग है। टेराटोजेनिक का मतलब कि प्रेगनेंसी के दौरान अगर ये ड्रग देंगे तो बेबी होने वाला जो बेबी है उसमें क्या है, बर्थ डिफेक्ट क्रिएट हो सकते हैं, एबनॉर्मल जो बेबी है वो ऑब्टेंड होगा, एबनॉर्मल होगा, वो भी बेबी की जो ग्रोथ है वो रुक जाएगी, इसलिए नहीं देते हैं। तो मेरे को उम्मीद है कि जो एंटीबायोटिक वाला जो अपना चैप्टर था वो आपको समझ में आया होगा। अगर आपको आज की क्लास अच्छी लगी हो तो एनपी फार्मा एकेडमी को सब्सक्राइब जरूर करना और बेल आइकन को दबाना मत भूलना। हैव ए नाइस डे। थैंक यू।